तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, इसके लिए कई थ्योरीज दी गई है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये चार थ्योरीज हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर किस किस्म की बॉन्डिंग हो रही है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें से पहली तीन थ्योरीज आपके सिलेबस में है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब हमने इस टॉपिक में ये पहली तीन थ्योरीज स्टडी करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से। ओके, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर। इसके हम मेन पॉइंट्स पहले स्टडी करते हैं। आप लोग इसके मेन पॉइंट्स साथ साथ में लिखते जाओ। इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, metal shows two types of valencies. Primary valency and secondary valency। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल, यहाँ पर सेंट्रल मेटल की बात हो रही है। सेंट्रल मेटल दो किस्म की वैलेंसीज शो करता है और उन वैलेंसीज का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। The primary valency is ionizable and represents the oxidation state of the metal। आप जानते हैं ना, एक ट्रांजिशन इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी एक डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कहीं पर +1, कहीं +2, कहीं +3। तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को प्राइमरी वैलेंसी नाम दिया गया था। And these valencies are ionizable in nature। The secondary valency is
नॉन आयोनाइजेबल। and represents the coordination number of the metal। अब आप समझ गए होंगे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस किस चीज़ का है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ओके। आप ये भी जानते हैं कि हर कम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल का एक डेफिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे हमने ज़्यादातर एग्जांपल्स में 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात की, लेकिन आप जानते हैं उसके अलावा भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो किस नेचर के हैं, मतलब उनमें बॉन्डिंग किस किस्म की थी, तो इसके बारे में तो उस वक्त वर्नर ने नहीं कहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो नॉन आयोनाइजेबल है। बाद में उनके बारे में पता चला कि वो असल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स थे, तो उस वक्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में उसने कंसेप्ट नहीं दिया था। इसका मतलब है कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब आई थी उस वक्त बॉन्डिंग के बारे में पूरा पता नहीं था कि किस किस्म की बॉन्डिंग हो रही है। जैसे इस वक्त हम जानते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उस वक्त ये पता नहीं था कि वो किस किस्म का बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इतना उसको पता था कि ये नॉन आयोनाइजेबल है। मतलब हुआ कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में उनको डिसॉल्व करेंगे तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो आयोनाइज नहीं होंगे, मतलब वहां से आयंस नहीं बनेंगे। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी जिनकी वजह से होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी वजह से होगा, वो आयोनाइजेबल होंगे और जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस बना देंगे। नंबर थर्ड, the metal atom or ion tends to satisfy both these valencies। अब वो अपनी वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई करते हैं? प्राइमरी वैलेंसीज आर satisfied by negative ions और anions। प्राइमरी वैलेंसी चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे या एनाइंस। जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट भी करना होता है तो आप वहां पर जो लिगेंड्स या फिर जो आयोनाइजेशन स्फीयर में एनाइंस होते हैं उनको काउंट करते हैं, है ना। जितना नेगेटिव चार्ज एनाइंस के ऊपर होगा, चाहे वो एनाइन कम्प्लेक्स के अंदर है या कम्प्लेक्स के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, जहां पर भी एनाइंस है उन एनाइंस का जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल मेटल के ऊपर, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस और एनाइंस। और सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसी का हमने ऊपर क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका मतलब है।
तो बताइए सेकेंडरी वैलेंसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैटाइंस। कैटाइंस पॉजिटिव आयन। अरे क्या कह रहे हो? एक एक सेंट्रल मेटल तो खुद कैटाइन है। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल मेटल की जो कोऑर्डिनेशन, उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वो कैसे सेटिस्फाई करता है? जैसे मान लो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो 6 लिगेंड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल, उसका मतलब है 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा है ना वो, या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? क्या? लिगेंड। लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? क्या वो कैटायंस होते हैं? रेयरली, रेयरली तो कैटायंस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं लिगेंड्स? न्यूट्रल। अरे नॉर्मली या तो एनाइंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिगेंड्स में हमने पढ़ा नहीं था क्या? सबसे ज्यादा अबंडेंस में अगर आप देखेंगे लिगेंड्स में, तो वो एनाइंस है। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं और बहुत रेयर केसेस में कैटाइंस भी है। राइट, तो हमें क्या कहना चाहिए कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनाइंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कैटाइंस का उस वक्त वर्नर ने नहीं कहा था। इसका मतलब है कि जिस वक्त ये थ्योरी आई थी, उस वक्त शायद कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में पता नहीं था। तो हम लिखेंगे वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर satisfied by anions and neutral molecules। अब क्या ऐसा भी है कि एक ही सब्सटेंस प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी? बताइए। मतलब एक ही चीज ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो जरा। चलो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये देखिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप मुझे बताओ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। बिल्कुल सही, +3 है। ये जो +3 है, ये इसकी कौन सी वैलेंसी बन गई? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्राइमरी वैलेंसी, है कि नहीं? ठीक है ना? यस सर। पर हमने क्या कहा, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे आप बताओ इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नंबर 6 ही है ना? 6। यस सर। कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? 6। 6, 3 वाटर के साथ और 3 क्लोराइड के साथ। ठीक है। अच्छा, ये होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी आ गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3। अब आप मुझे बताओ कोबाल्ट की जो +3 प्राइमरी वैलेंसी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये +3 चार्ज क्यों है? ये किस बेसिस पर आपने कहा? सर
जो क्लोराइड के ऊपर बिल्कुल, 3 क्लोराइड है ना, 3 क्लोराइड के ऊपर -3 होगा। यस, अच्छा। ड्यू टू 3 क्लोराइड आयंस। हम्म, ओके, तो हम कहेंगे कोबाल्ट ने जो अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है वो किस वजह से की है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोराइड आयंस। अगर मान लो इसमें ये क्लोराइड आयंस नहीं होते, जैसे मान लो फिर तो कोबाल्ट के साथ 0, मैं कहूंगा कोबाल्ट के साथ सीधा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है फिर 0 और कुछ होती भी नहीं, उसके फिर ऊपर। जीरो होती है ना प्राइमरी वैलेंसी। क्यों? क्लोराइड एब्सेंट था। यहाँ पर क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी है 3, राइट? तो प्राइमरी यस सर। वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्लोराइड आयंस। अब मुझे बताओ कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, वो किस वजह से है? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी वैलेंसी वाटर भी और क्लोराइड आयंस बिल्कुल, उसके लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रेस्पॉन्सिबल है और 3 क्लोराइड और आयंस भी 3 रेस्पॉन्सिबल क्लोराइड। है। ओके, यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो क्लोराइड आयंस हैं 3, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी में से 6 में से 3 वैलेंसीज के लिए क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल है, यस जबकि सर। प्राइमरी वैलेंसी में +3 के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्लोराइड के अलावा वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है। यस सर। तो यहाँ पर हमें ये चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या क्या एक ही सब्सटेंस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज के को सेटिस्फाई कर सकता है एक कम्प्लेक्स में? आपने देखा, बिल्कुल कर सकता है। जैसे यस क्लोराइड सर। आयन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसीज एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जब कोई एनाइन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर होगा, यस जब सर। जब एनाइनिक लिगेंड होगा, तो वो जो एनाइनिक लिगेंड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी। यस क्लियर है सर। बात? यस सर। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जहां पर मैं थोड़ा सा और इस बात को एलेबोरेट करता हूँ। ये कम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, वाटर इसमें लिगेंड है, और ये जो क्लोराइड आयंस यहाँ पर हैं वो लिगेंड्स नहीं है, वो कहाँ पर है? वो आयनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन स्फीयर में है। आप मुझे पहले बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? +3। +3. +3। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6। अब मुझे बताओ ये जो +3 है मतलब प्राइमरी वैलेंसी है, इस प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर Chlorine ये का. प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्लोरीन, 3 क्लोरीन। क्लोराइड ही है ना, क्योंकि कोबाल्ट का +3 हाँ। क्यों है? क्योंकि 3 क्लोराइड है। Yes. ओके, हाँ। अब बताओ ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी वैलेंसी के लिए 6 वाटर के Water. मॉलिक्यूल्स। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोराइड आयंस हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी वैलेंसीज, दे आर ओनली यस सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसीज। और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी वैलेंसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स। Water. वाटर में। तो यहाँ पर इस केस में एक ही सब्सटेंस दोनों वैलेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट वैलेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यस पहले सर। वाले केस में आपने देखा सेम सब्सटेंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल responsible फॉर for बोथ। both primary and secondary valency, या same substance can satisfy primary as well as secondary valency of a central metal, right? यस सर। अब देखो ये जो मेरे आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल की बात की थी, उस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और यहाँ पर बता देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। अब इस सेकंड वाले केस को मैं जरा फिर से बता देता हूँ। ये जो सेकंड केस है, कोबाल्ट, यस। 6 वाटर मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड है कम्प्लेक्स से बाहर, इस कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाएगा, इसके आयंस बनेंगे। बताओ कौन से आयंस इसमें अलग हो जाएंगे? क्लोराइड के यस, आयंस। ये 3 क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। ये 3 क्लोराइड आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? प्राइमरी वैलेंसी के लिए, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक। और हमने कहा था यस प्राइमरी सर। वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। यस सर। तो ये जो 3 क्लोराइड हैं ये अलग हो जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। यस सर। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वाटर। वाटर। तो बताइए क्या क्या ये वाटर और कोबाल्ट को जो बॉन्ड है बीच में, क्या ये ब्रेक हो जाएगा जब हम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे? नो एक्वस सर। एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा। कोबाल्ट और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हैं, वो बॉन्डेड ही रहेंगे बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल। बात क्लियर हो गई? अब यस सर। अब इस पहले कंपाउंड में आ जाओ, यहां पर बताओ मुझे
कोबाल्ट के साथ 3 वाटर और 3 क्लोराइड हैं। इस कंपाउंड को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आयोनाइज होगा इसमें से। कुछ भी नहीं होगा सर। इसमें कुछ भी आयोनाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्लोराइड तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ना, तो प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। लेकिन यही क्लोराइड यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यस सर। है ना। इस वजह से ये आयोनाइजेबल नहीं हुआ। यस सर। मतलब एक ही सब्सटेंस या एक ही एनाइन जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो आयोनाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इस वजह से। अगर वो खाली यस सर। प्राइमरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो वो आयोनाइज हो जाता। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो बताओ किस किस को ये पॉइंट समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना। लेकिन इस पॉइंट में थोड़ा ये चीज जरा ऐड कर लो आप। यहाँ जहां तक आपने लिखा ना, वेल सेकेंडरी वैलेंसीज आर यस सर। सेटिस्फाइड बाय एनाइंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यहीं पर साथ में आप ये पॉइंट भी नोट कर लो इसी में। द सेम एनाइन सेम। may satisfy both primary and secondary valencies। जो अभी इस क्लोराइड की बात आई थी पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा था। नंबर 4, the primary valencies are expressed or written by dotted lines। इस तरह से प्राइमरी वैलेंसीज, जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वहां पर हम प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर expressed by solid lines। इसका मतलब सीधा जो हम नॉर्मल लाइंस बनाते हैं उनसे हम सेकेंडरी वैलेंसीज को एक्सप्रेस करते हैं। ये हम एग्जांपल करेंगे आखिर पे, उसमें हम ये बताएंगे किस तरह से हम डॉटेड लाइंस और ये सॉलिड लाइंस किस तरह से हम बनाते हैं। The secondary valencies are the secondary valencies are directed towards fixed positions। The secondary valencies are directed towards fixed positions
in space around the metal। इसका मतलब है सेकेंडरी वैलेंसीज का एक डायरेक्शनल नेचर है, और जब किसी बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है तो उसी से उस कंपाउंड की ज्योमेट्री अराइज होती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं वो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका डायरेक्शनल नेचर नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज का डायरेक्शनल नेचर है। जैसे अगर किसी कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दो, या हम कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है टू, तो उस केस में ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री लीनियर। होगी लीनियर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी कहीं पर थ्री हो, ट्राइगोनल। तो उस केस में ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह अगर सेकेंडरी वैलेंसी फोर हो तो टेट्राहेड्रल। उस केस में या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में पहले भी कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। यस। इसी तरह से अगर सेकेंडरी वैलेंसीज फाइव हों तो उस केस में या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसके बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यस। या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ये ज्योमेट्री भी हो सकती है। और अगर सेकेंडरी वैलेंसीज सिक्स हों तो ऑक्टाहेड्रल। उस केस में ऑक्टाहेड्रल होता है, एंड सो ऑन। तो कौन डिसाइड कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर की टर्म तो बाद में आई थी उस वक्त वर्नर की थ्योरी में, सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? क्या वो प्लस है, प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस थ्री है, या कहीं जीरो भी हो सकता है? वो ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो डिसाइड करेगा। और जो ओरिएंटेशन बनता है, जो स्पेस में अरेंजमेंट बनता है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसको पूरा मैं कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नोट कर लिया आप लोगों ने ये? यस सर। अब जरा कुछ एग्जांपल्स लेकर अ, ये जो पॉइंट्स है इनको जरा हम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक कंपाउंड आप ले लो, कोबाल्ट, उसके साथ 6 अमोनिया है एज लिगेंड्स, और साथ में 3 क्लोराइड आयंस हैं,
ये कहाँ पर है? ये इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है सेंट्रल मेटल की। प्राइमरी वैलेंसी, यस, +3। +3। प्राइमरी वैलेंसी है +3 या सिंपली 3, और सेकेंडरी वैलेंसी है 6। 6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? 3 इसका क्लोराइड। ऑक्सीजन। 3 क्लोराइड 3 आयंस। क्लोराइड। और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 6 6 6 अमोनिया के अमोनिया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब हम इसकी ज्योमेट्री ड्रा करना चाहते हैं। मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी? इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी देखो ना, हमने पहले ही कहा द ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। अब मैं ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाऊंगा? कोबाल्ट सेंटर में वैसे बनाया ही मैंने। ऊपर और और देखो नीचे सेकेंडरी ऊपर। वैलेंसी के लिए हमने कहा था हम सॉलिड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। चलो मैं सॉलिड लाइंस बना लेता हूँ, और इन सॉलिड लाइंस का एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में बना लेता हूँ, और ये ओरिएंटेशन है ऑक्टाहेड्रल इस तरह से। और यस सर। इन 6 जगहों पर हम बनाएंगे अमोनिया। द स्पीशीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी वैलेंसीज वो हमने बना लिए। ठीक, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा 3 क्लोराइड भी तो हैं। वो 3 क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसीज, और प्राइमरी वैलेंसीज के लिए हमने, बताओ कैसी लाइंस यूज करनी है? डॉटेड। डॉटेड डॉटेड लाइंस। लाइंस। और क्या वो डॉटेड लाइंस किसी खास ओरिएंटेशन में होंगे, किसी खास डायरेक्शन में होंगे? नो सर। नहीं, वो हमारी मर्जी है वो किस डायरेक्शन में बना लेते हैं। चलो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। एक डॉटेड लाइन मैंने ऐसे बना ली और वहां पर शो कर दिया क्लोराइड। फिर एक और डॉटेड लाइन मैंने यहाँ से बता दिया। वो मेरी मर्जी है, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे कर दिया। तीसरी डॉटेड लाइन यहाँ से आ गया क्लोराइड। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप 3 हैं, 3 क्लोराइड हैं तो उनको हम ट्राइगोनल प्लेनर में ही शो करेंगे। वो हमारी मर्जी है। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शनल नेचर नहीं है। वो आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोबाल्ट अमोनिया वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब मान लो एक और कंपाउंड, ये ड्रा कर लिया आप लोगों ने? नो सर। कर लो ड्रा। यस सर कर लिया। चलो अब एक और कंपाउंड हम ऐसे ड्रा करेंगे। चलिए ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आप देखिए प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। हाँ, +2। +3। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ भी 3 ही है, +3 ही है। मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना। यस सर। इस कंपाउंड में आप देखो ना टोटल एनाइंस कितने हैं। हमने क्या कहा था? प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनाइंस। तो इस कंपाउंड में कितने एनाइंस हैं? 3 क्लोराइड है ना इसमें। यस। अब वो क्लोराइड चाहे कम्प्लेक्स के अंदर हो या बाहर हो, प्राइमरी वैलेंसी के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ना। वो हो गया +3। अब बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। 6 ही है ना।
क्योंकि Yes, sir. सेकेंडरी वैलेंसी है 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड जो कम्प्लेक्स के अंदर है उसकी वजह से। ठीक। अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 क्लोराइड। 3 क्लोराइड आयन। यस सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 5 अमोनिया एक 5 क्लोराइड। अमोनिया की और 5 एक अमोनिया और क्लोराइड। 1 क्लोराइड। तो अब हम यस इसका सर। इसकी ज्योमेट्री ड्रा करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 है तो फिर से ऑक्टाहेड्रल। कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए आप जानते हैं सॉलिड लाइंस हमने बनानी है, क्योंकि यस सर। ये सेकेंडरी वैलेंसीज है। अब इन 6 में से 5 जगहों पर आप क्या रखेंगे? अमोनिया। और एक जगह पे आप रखेंगे क्लोराइड। ठीक है ना? क्लोराइड आयन जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर था, वो तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब मैं प्राइमरी वैलेंसी लिखना चाहता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी के लिए देखो, ये जो क्लोराइड अभी हमने लिखा विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी वैलेंसी, कि नहीं? यस सर। तो इसी के लिए मैंने एक डॉटेड लाइन भी लगा ली। इस क्लोराइड के लिए हमने सॉलिड लाइन भी यूज की और डॉटेड लाइन भी यूज की, मतलब ये क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बचे बाकी के 2 क्लोराइड जो कम्प्लेक्स के बाहर थे। वो यस 2 सर। क्लोराइड बताओ। वो जो 2 क्लोराइड हैं वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। यस सर। इसका मतलब उसके उन दोनों के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। एक डॉटेड लाइन और ये आ गया Cl। एक और डॉटेड लाइन लगा ली तो आ गया एक और Cl। और ये 2 Cl जो हमने बनाए ये किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। जो पहला वाला Cl था वो एक खास डायरेक्शन में था। क्यों? बिकॉज दैट क्लोराइड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो। प्राइमरी भी था बट यस। सेकेंडरी भी, इसलिए उसका एक खास डायरेक्शन था। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ये था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या कहता है। देखो, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें बॉन्डिंग को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यहाँ पर बॉन्डिंग को सिर्फ 2 वैलेंसीज तक ही लिमिटेड रखा गया है। 2 किस्म की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी नॉन नॉन आयोनाइजेबल है। आयन। और सेकेंडरी वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई करता है? प्राइमरी वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई करता है? फिर सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती हैं। बस इतना ही कहा प्राइमरी गया है। नॉन डायरेक्शनल। लेकिन क्या कहीं पर यह बात की गई है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनिक या सेकेंडरी वैलेंसीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो नो शेयरिंग सर। से होता है? ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं ना है। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग को ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, थोड़ा सा सिंपलर वे में बताया गया है। और इस वक्त लिगेंड्स की टर्म भी यूज़ नहीं की गई है। सेंट्रल मेटल लिगेंड ये सारी टर्म्स यहाँ पर यूज़ नहीं की गई। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की टर्म यूज़ नहीं हुई। आयोनाइजेशन स्फीयर की टर्म यूज़ नहीं हुई। इसका मतलब है कि उस वक्त बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन ये एक पहली थ्योरी थी जिसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की गई है। इसके बाद जो अगली थ्योरी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, यस वैलेंस सर। बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जब हम डिस्कस करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि बॉन्डिंग को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। हालांकि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन की गई है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, बेस क्या है, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।